नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे देश में प्रधानमंत्री अक्सर राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देते हैं और यह परंपरा रही है कि अत्यंत महत्वपूर्ण मौकों पर अतीत में भी प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देते रहे हैं। जब राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री अपना संबोधन देते हैं, तो वे एक दल के नेता के रूप में अपनी बातों को नहीं कहते हैं, बल्कि वे एक ऐसे राष्ट्रीय नेता के रूप में सामने आते हैं जो कि राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर दलगत भावना से उठकर बातचीत करता हो। इस संदर्भ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम का जो संबोधन है, वह एक अलग ही किस्म की कहानी बयां करता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया कि संसद में महिला आरक्षण संबंधी जो उनका विधेयक था, यानी कि जो सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया था, अगर वह पारित नहीं हो पाया, तो उसका पूरा का पूरा दोष विपक्ष को जाता है। प्रधानमंत्री ने कुछ बातों को सामने रखा और अगर हम उनकी बातों पर ध्यान दें तो उसमें कुछ बिंदुओं में उन बातों को हम समझ सकते हैं। पहली बात उन्होंने यह कही कि सरकार ने बहुत ही उदार मन से महिलाओं की भावनाओं की इज्जत करते हुए एक बिल लाने का फैसला किया था और विपक्षी दलों की साजिश के कारण वह बिल गिर गया। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि कांग्रेस इस देश की तमाम समस्याओं की जड़ है, वह एक सुधार विरोधी पार्टी है और एक तरीके से उन्होंने महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक के पारित ना हो पाने का पूरा ठीकरा कांग्रेस के ऊपर मढ़ दिया। तीसरे स्तर पर उन्होंने यह कहा कि जो यह पूरा विधेयक था, उसमें पारित अगर नहीं होने की जो पूरी घटना हुई है, उसके पीछे समाजवादी पार्टी की भी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चौथी बात उन्होंने यह कही कि उनकी पार्टी का या एनडीए का मनोबल अभी टूटा नहीं है और भविष्य में भी वे इस तरह के सुधार लाने की कोशिश करते रहेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर कई तरह से एक दल के नेता के रूप में सामने आए और उन्होंने राष्ट्र की तमाम तरह की चिंताओं को व्यक्त करने की बजाय अपनी सरकार के एजेंडे को जोर-शोर से आगे बढ़ाया। ऐसा करने का उन्हें हक है, लेकिन मैं एक बार फिर से इस बात पर जोर दूँगा कि वे अतीत में प्रधानमंत्रियों के द्वारा, जिसमें खुद भी शामिल हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन की जो एक परिपाटी रही है, उसको तोड़ते हुए नज़र आए। अगर हम प्रधानमंत्री के पूरे भाषण के लब्बो-लुआब को देखें, तो कुल मिलाकर वो यही कहना चाह रहे थे कि देश की जो महिलाएँ हैं, वो विपक्षी दलों को माफ़ नहीं करेंगी और विपक्षी दलों को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब आप इस बात को समझिए कि जो संसद का सत्र बुलाने का फैसला सरकार ने किया था, वह चुनावों के बीच में था। विशेषकर बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है और वहाँ पर यह माना जाता है कि ममता बनर्जी राज्य के तमाम वर्गों में लोकप्रिय हैं, पर महिलाओं में उनकी लोकप्रियता अच्छी खासी है। तो इस लिहाज से यह मानना गलत नहीं है कि पूरा का पूरा जो लक्ष्य था वह यह था कि किसी भी तरीके से विपक्ष को, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी जैसे दलों को महिला विरोधी घोषित किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री बहुत सारी बातों को बहुत आसानी से छिपा ले गए और इन बातों को हमें कुछ बिंदुओं में समझने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि जो परिसीमन करने की का प्रस्ताव इस विधेयक के साथ था, एक अलग विधेयक के रूप में था, वह किस तरीके से दक्षिण भारत के राज्यों के हितों को नुकसान पहुँचाने वाला था। और अगर ऐसा नहीं था, तो प्रधानमंत्री ने या उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने क्यों नहीं ये कोशिश की कि जो भी शक-शुबा है, उस पर विपक्षी दलों की शिकायतों को ध्यान से सुना जाए और ध्यान से सुनकर उसका निपटारा किया जाए। इसके बजाय सरकार हमेशा ही एक ऐसे मूड में नज़र आई कि अब देखते हैं विपक्षी दल क्या करते हैं और अगर विपक्षी दल महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन कर देते, अगर यह विधेयक संशोधन के रूप में पारित हो जाता, तो इस रूप में काफ़ी हद तक श्रेय तो नरेंद्र मोदी को मिलता ही, परिसीमन करने की छूट भी इस सरकार को मिल जाती। और यह परिसीमन का पूरा खेल भी एक ऐसे खेल के रूप में सामने आ रहा है जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुफ़ीद होता। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिसीमन का खेल कैसे खेला जा रहा है, अगर आपको यह समझना है तो आपको असम राज्य में जो परिसीमन हुआ है उस पर ध्यान देना होगा। वहाँ पर इस तरीके से परिसीमन किया गया है जिससे मुस्लिम मतदाता कुछ खास क्षेत्रों में ही सीमित रह जाएँ और और इसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो पहले स्तर पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की परिसीमन संबंधी चिंताओं को दूर करने का प्रयास नहीं किया। दूसरे स्तर पर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने विपक्ष की इस माँग को मानने से मना कर दिया, उसकी तरफ कोई रुचि नहीं दिखाई कि जो मौजूदा व्यवस्था है, उसी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित कर दिया जाए। और यह बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने जब
2023 में विधेयक पारित हो रहा था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उस समय भी कही थी। लेकिन उस समय भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था और इस बार भी सरकार इस तरफ ध्यान देने से कतराती रही। बल्कि उसका लक्ष्य ऐसा लगता है लगातार यही था कि विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया जाए। और इस संदर्भ में भी नरेंद्र मोदी की जो एक महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने का एक जो नज़ारा प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसमें काफ़ी खोट नज़र आता है। तीसरे स्तर पर यह सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में कितनी महिलाओं को जगह दी है? भारतीय जनता पार्टी ने अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए, उनमें कितने महिलाओं को टिकट दिया है? या फिर खुद प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं ऐसा प्रस्ताव रखा कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए वे अपना पद छोड़ रहे हैं और किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया जाए, इस बात की वो घोषणा करने जा रहे हैं। असल में पूरा का पूरा जो एक शक्ति संतुलन है, वे दल में अपने पास ही रखना चाह रहे हैं। पूरी की पूरी जो शक्ति है, वो उनके हाथों में संकेंद्रित है और प्रधानमंत्री कभी भी इससे छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं और इसीलिए महिलाओं के ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन को रोकने की भी एक प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों में नज़र आती है। कुल मिलाकर अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के संदर्भ में या महिलाओं के साथ दुराचार, अनाचार करने वाले नेताओं को दंडित करने के संदर्भ में सही नहीं रहा है या बहुत खराब रहा है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि जहाँ भी महिलाओं से संबंधित मुद्दे आते हैं और जहाँ पर उनके बड़े नेता फँसे हुए नज़र आते हैं, ऐसे मुद्दों को टाल दिया जाए या ऐसे मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। लेकिन फिर भी जो प्रधानमंत्री या उनकी सरकार पूरी तरीके से संसद के 3 दिन के सत्र में करना चाहती थी, वह उसे हासिल नहीं हो पाया, ये ऊपरी तौर पर लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो आज का राष्ट्र के नाम संबोधन था, वह भी उसे हासिल करने की कोशिश मात्र था और वह लक्ष्य निश्चित रूप से महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि जो विपक्षी दल हैं, वह महिलाओं के हितों के दुश्मन हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो पूरी गोदी मीडिया में इस तरह का नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिसका जवाब नरेंद्र मोदी की सरकार के पास नहीं है, जहाँ पर वो खुद एक ऐसे दल और एक ऐसे नेता के रूप में सामने आते हैं, जो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन के बढ़ाने के नाम पर कुछ बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी बातें कहकर पतली गली से निकल जाना चाहते हैं। और जो विवादास्पद सवाल हैं, वो उसको सुलझाने की कोशिश कर सकते थे। उस पर विपक्षी दलों की राय लेकर एक आम सहमति बनाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो जितना भी वो दोष विपक्षी दलों पर डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा दोष उनके हिस्से में आता है, क्योंकि संसद में आम सहमति बने, जो प्रगतिशील कानून है वो सही तरीके से पारित हों, इसकी ज़िम्मेदारी विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष की ज़्यादा है। और चाहे वह नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का मसला हो या इसी तरह के कई अन्य प्रगतिशील सुधार हों, उसमें सरकारों ने जो उस समय सरकारें रहीं, उन्होंने लगातार संवाद की प्रक्रिया को अपनाया और यह संवाद की प्रक्रिया नरेंद्र मोदी की सरकार में बिल्कुल गायब दिखती है। इसलिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के भाषण के रूप में किया और यह इस देश के भीतर जो आम सहमति की राजनीति हो सकती है, उसको गहरे आघात के रूप में भी देखा जाना चाहिए और इसके लिए अ, भविष्य में ज़रूर नरेंद्र मोदी के इस तरह के कृत्यों की आलोचना इतिहास लेखन के दौरान की जाएगी। नमस्कार।